जिन लोगों ने अपना वोकल्स रिकॉर्डिंग करने का काम अभी नया नया शुरू किया है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास जो माइक्रोफ़ोन है वो 5,000 रुपये का है या 50,000 रुपये का। अगर आप इन कुछ बेसिक रिकॉर्डिंग मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं करते तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा ऐसी 5 कॉमन रिकॉर्डिंग मिस्टेक्स जिसके शुरू में हमसे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। किसी एक मिस्टेक से शायद उतना मेजर इम्पैक्ट ना पड़े फाइनल रिकॉर्डिंग पे, लेकिन पांचों को अगर जोड़ दो तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन सकती है एक अच्छी और एक खराब रिकॉर्डिंग के बीच में, जिसे शायद दुनिया का अच्छे से अच्छा मिक्सिंग इंजीनियर भी फिक्स ना कर पाए। फिर हम तो बिगिनर्स हैं, तो चांस क्यों लें। तो चलिए एक एक करके हर एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉइज़ के बारे में। अब रिकॉर्डिंग में नॉइज़ आ जाने के बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो आप ऑलरेडी अवॉइड कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी एकदम माइनर चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो कि फ़ैन और एसी आई होप आप लोग ऑलरेडी बंद रख रहे हो, स्पेशली अगर आप कंडेंसर माइक यूज़ करते हो तो। विंटर में शायद आपको उतनी दिक्कत ना पड़े, लेकिन गर्मियों में आपको शायद मन हो सकता है कि क्यों ना एसी ऑन रख के रिकॉर्डिंग कर ली जाए, थोड़ी कम परेशानी होगी। लेकिन कंडेंसर माइक्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि हल्के से हल्का नॉइज़ भी वो कैप्चर कर लेंगे। रॉ रिकॉर्डिंग्स में शायद उतना फ़र्क नज़र ना आए, लेकिन जब आप इफेक्ट्स अप्लाई करोगे तो ये छोटे छोटे फ्लॉज एकदम उभर के सामने आ जाएंगे एंड यू विल नॉट लाइक टू लिसन टू द फाइनल आउटपुट। तो मैं जब गर्मियों में रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो आई मेक श्योर कि रिकॉर्डिंग सेशन स्टार्ट होने के पहले मैं रूम को थोड़ा चिल करके रखूँ, सो दैट अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे या फिर कोई आर्टिस्ट मेरे यहाँ पे आया हुआ है तो उन्हें रिकॉर्डिंग के टाइम पे डिस्कम्फर्ट ना फील हो। जब रिकॉर्डिंग ऑन है तब मैं एसी ऑफ कर दूंगा और बीच बीच में आई मेक श्योर कि मैं एसी ऑन करके रूम ठंडा रखूँ, सो दैट मेरी परफॉर्मेंस पे गर्मी की वजह से कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। और फैन में मैं सिर्फ सीलिंग फैन की बात नहीं कर रहा, आपके सीपीयू में भी जो फैन होता है, आपके लैपटॉप के अंदर जो फैन है, कई बार उसका भी जो नॉइज़ है वो कंडेंसर माइक कैप्चर कर लेते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, इट्स बेटर टू मूव अवे फ्रॉम योर सीपीयू, मूव अवे फ्रॉम योर लैपटॉप, आपका माइक का स्टैंड थोड़ा दूर रख के रिकॉर्ड कीजिए तो आप वो नॉइज़ अवॉइड कर पाएंगे। कुछ नॉइज़ ऐसे होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल होते हैं। अगर हमारा घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे बाहर से काफ़ी आवाज़ें आती हैं, ऐसे में यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू रिकॉर्ड एट नाइट, जबकि सब सो गए हों, आपके घर में भी और बाहर से भी उतनी ज़्यादा आवाज़ ना आ रही हो, उसमें ही आपको बेस्ट पॉसिबल रिकॉर्डिंग मिल पाएगी। रिकॉर्डिंग सेशंस जब लंबे चलते हैं तो कई बार हमारा गला सूख जाता है और उसकी वजह से अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो हमारे मुंह से हो सकता है कि कुछ वियर्ड से साउंड्स, क्लिकिंग, क्रैकलिंग साउंड्स आना शुरू हो जाएं, इस तरह के, जो कि रॉ रिकॉर्डिंग में शायद उतना सुनाई ना दे, लेकिन अगेन इफेक्ट्स अप्लाई करने के बाद बहुत ही अनोइंग साउंड करते हैं, काफ़ी एम्बैरेसिंग लगते हैं। तो मेक श्योर कि यू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें, जैसा कि ये मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट ख़त्म करने आया हूँ और ये शूट अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि पानी आसपास है और रिकॉर्डिंग में बीच बीच में मैं पीता रहूं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखूं। और माउथ नॉइज से याद आया कि ये जो पॉप फिल्टर लगा हुआ देख रहे हो, अगर आप में से जो भी कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हो तो कंडेंसर माइक को विदाउट पॉप फिल्टर यूज़ करना मेरे हिसाब से एक क्राइम है। भले सस्ता सही, लेकिन एक पॉप फिल्टर में इन्वेस्ट ज़रूर करें। अच्छा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए एक और ध्यान रखने वाली बात, अगर आप कोई किताब या पेजेस हाथ में लेके पढ़ रहे हैं तो कई बार कैसा होता है कि पेज टर्न करते वक्त अगर वो पेज टर्न की जो आवाज़ है वो हम जो बोल रहे हैं उसके साथ ओवरलैप हो जाए तो उसको एडिटिंग के टाइम पे फिक्स करना मुश्किल है। तो मेक श्योर कि आप जब बोल रहे हो उस वक्त पेज जब टर्न करो तो उससे आवाज़ या तो नहीं हो रही है, या फिर पेज टर्न जब भी करो मेक श्योर इट इज़ इन बिटवीन 2 सेंटेंसेस, जो पॉज है उसके बीच में है, सो दैट जो एडिटर है, और अगर आप खुद एडिट कर रहे हो तो आप खुद उस पेज टर्न की जो आवाज़ को एडिट आउट कर पाओ। नाउ द सेकंड मिस्टेक आई वांट टू टॉक अबाउट इज द हेडफोन ब्लीड। हेडफोन्स लगा के गा रहे हैं, माइक के पास काफ़ी जाके हम गा रहे हैं और म्यूज़िक जो चल रहा होता है वो हमें हेडफोन्स में सुनाई दे रहा होता है। तो कई बार क्या होता है, हमारी आवाज़ के साथ साथ हेडफोन के थ्रू जो म्यूज़िक ट्रैक है वो भी फिर से माइक में रिकॉर्ड हो जाता है। आपकी आवाज़ के साथ साथ वो जो म्यूज़िक ट्रैक है वो फिक्स्ड आपके वोकल टेक में ही एम्बेड हो गया, उसे मिक्सिंग में अलग करने का अब कोई रास्ता नहीं है। तो जो भी इफेक्ट अप्लाई करोगे तो आपकी आवाज़ और म्यूजिक का जो ब्लीड हेडफोन के थ्रू चला गया, उन दोनों पे वो इफेक्ट अप्लाई होगी। अगर हाई हैट, सिम्बल्स या फिर कोई बहुत ही ब्राइट पैड या स्ट्रिंग साउंड आपने यूज़ किया हुआ है वो हेडफोन के थ्रू आपके माइक में रिकॉर्ड हो गया तो EQ करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। देयर इज नो वे यू कैन फिक्स इट इन द मिक्सिंग सेशन। तो इसलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते वक्त ही मेक श्योर कि आप एक रफ टेक लेके सुन रहे हो कि आपके हेडफोन के थ्रू तो बहुत आवाज़ जा नहीं रही है। अगर जा रही है तो टर्न द हेडफोन वॉल्यूम डाउन, माइक्रोफोन का गेन रिड्यूस नहीं करना है। This brings me to another point, that is gain setting and
डिस्टेंस फ्रॉम द माइक्रोफोन। तो थर्ड कॉमन मिस्टेक है कि या तो गेन बहुत ही लो सेट किया होता है आपने ऑडियो इंटरफेस में, या तो उसे बहुत ही हाई सेट किया हुआ होता है। गेन से बेसिकली मैं जो माइक्रोफोन का वॉल्यूम है आपके ऑडियो इंटरफेस पे उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वो आपने मान लो बहुत ही लो सेट किया हुआ है और आपकी आवाज़ बहुत ही धीमी रिकॉर्ड हुई है, तो आप उसको एडिट में बढ़ाओगे, बूस्ट करोगे। उसके साथ साथ आपके माइक्रोफोन का सेल्फ नॉइज़, आपके ऑडियो इंटरफेस का जो एक नॉइज़ होता है, वो चीज़ भी एनहांस होगी, और जो रूम के अंदर बाकी जो एम्बियंस नॉइज़ है वो भी बूस्ट होगा। तो ओवरऑल आपको वोकल्स की क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। और अगर गेन आप बहुत ही हाई सेट करते हो तो चांसेस है कि गाने के जो लाउडर पार्ट्स आए वहाँ पे आपका सिग्नल क्लिप होगा और डिस्टॉर्टेड साउंड करेगा। अगर बहुत ही टेक्निकल जाना चाहते हो कि एग्जैक्टली क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्या हमें गेन सेट करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं -12 dBFS रखो, कुछ लोग कहते हैं -18 dBFS रखो। अब dB तो आपने सुना होगा डेसिबल्स, ये dBFS भला क्या भला है? तो dBFS इज डेसिबल्स रिलेटिव टू फुल स्केल। जनरली आपके DAW में या कह लें डिजिटल डोमेन में ऑडियो लेवल को मेजर करने के लिए dBFS आप यूज़ होते हुए देखोगे। और ये जो मैंने -12 और -18 जो आपको कहा, वो उसकी पीक वैल्यू नहीं, वो RMS वैल्यू रखनी है। थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है। RMS से मतलब आप समझ लो कि एवरेज। तो ऑन एवरेज अगर -12 से -18 dBFS के बीच में आपका सिग्नल लेवल रह रहा है, देन यू आर सेफ। और अगर आपने अभी तक कोई ऑडियो इंटरफेस या माइक्रोफोन में इन्वेस्ट नहीं किया है और ये सब टर्म सुन के आपको लग रहा है कि ये गेन सेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, वैसे नहीं है अगर थोड़ा ध्यान दे तो, लेकिन फिर भी अगर लगता है तो आजकल ऐसे ऑडियो इंटरफेस भी आ गए हैं जो आपको गेन सेट करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि ऑडिएंट का EVO 4 और EVO 8, उसमें स्मार्ट गेन का फीचर आता है विच कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स। EVO 4 और EVO 8 दोनों का रिव्यू आने वाले दिनों में आप मेरे चैनल पे देख पाओगे। गेन से ही रिलेटेड एक और चीज़ कि माइक से डिस्टेंस कितना होना चाहिए। बहुत दूर खड़े रहोगे तो रूम का एम्बियंस रिकॉर्ड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो आपके वॉइस को ओवर पावर करेगा। और अगर बहुत पास चले जाते हो तो देर आर चांसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, मतलब कि जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो काफ़ी बूमी साउंड करेंगी, और क्लिपिंग का तो चांस है ही है। बेसिकली 10 से 12 इंच का डिस्टेंस इज सेफ इन माय ओपिनियन। और आप चाहो तो पॉप फिल्टर को भी एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो, सो दैट आप डिस्टेंस जो है वो थ्रू आउट एक सेम मेंटेन कर पाओ। अब जो फोर्थ और फिफ्थ मिस्टेक्स हैं वो इतनी टेक्निकल ना होके परफॉर्मेंस बेस्ड हैं। तो चौथी तो है कि गोइंग फॉर अ रिकॉर्डिंग सेशन अंडर प्रिपेयर्ड। पिच परफेक्ट सिंगिंग जो लोग ना भी कर पाते हो, बट एटलीस्ट मेक श्योर कि यू आर एज close to the right notes, as close to the right pitch as possible. With the advent of really powerful softwares like Autotune, like Melodyne, ये चीज़ें धीरे धीरे हम आर्टिस्ट को थोड़ा आलसी बनाती जा रही हैं कि मिक्सिंग इंजीनियर बैठा ही है, वो एक प्लगइन डालेगा और जादू कर देगा। लेकिन ये सोच के कोई बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्यून गाता है और ये सोचता है कि मिक्सिंग इंजीनियर कोई जादू की छड़ी घुमा देगा, तो दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। फाइनल आउटपुट आर्टिफिशियल साउंड करेगा ही करेगा। और जब हम खुद अपने वोकल्स प्रोसेस कर रहे हैं और नया नया ये काम सीखा है, तो हम अभी उतने अच्छे नहीं होते कि किस तरीके से ऑटो ट्यून को और मेलोडाइन को ऐसे हैंडल करें कि जो फाइनल आउटपुट है वो सीमलेस लगे, नेचुरल साउंड करे। तो हम जनरली उस चीज़ को बिगाड़ने ही वाले हैं। तो मेक श्योर कि हो सके उतने ज़्यादा रीटेक्स भले ही क्यों ना लेने पड़े, लेकिन जितना हो सके उतना हम करेक्ट पिच में गा रहे हैं। और अगर रीटेक्स ज़्यादा हो रहे हैं तो मेक श्योर कि इन बिटवीन द टेक्स हमारा जो टोन है या फिर सिंगिंग का जो स्टाइल है वो चेंज नहीं हो जा रहा। एट टाइम्स व्हेन समवन इज़ रियली न्यू, तो वो चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि पता ही नहीं लगता कि मुखड़ा जो सिंगर गा रहा था अंतरा कोई दूसरा ही सिंगर गा रहा है। और आप खुद नोटिस करोगे कि जब जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आपने जो सॉन्ग गाया होगा, तो इवन ऑटो ट्यून का और मेलोडाइन का भी जो फाइनल आउटपुट है वो काफ़ी नेचुरल साउंड करेगा, अच्छा साउंड करेगा, वो आर्टिफिशियल साउंड नहीं करेगा। गाने की जो सोल है, गाने की जो आत्मा है, वो मेंटेन रहेगी। और गाने से पहले रियाज का एक और मेजर एडवांटेज ये है कि रिकॉर्डिंग सेशन में कई बार ऐसा होता है कि इम्प्रोवाइजेशन हमें बहुत सूझते हैं, और इससे ऐसा कई बार होगा कि जो गाने का बेस्ट पार्ट है वो शायद हमने पहले से सोच के ना रखा हो, लेकिन इम्प्रॉम्प्टू ही रिकॉर्डिंग सेशन के टाइम पे ही वो हमसे निकले और वो गाने का बेस्ट पार्ट बन के रह जाए। और पांचवी और आखिरी मिस्टेक जो है वो है सिंगिंग विदाउट इमोशंस। इवन वो सिंगर्स जो कि क्लासिकली ट्रेंड हैं या फिर अभी सीख रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि एक्चुअल में गाना क्या इमोशन कन्वे करना चाहता है। हम ऑब्जेक्टिवली अपनी खुद की सिंगिंग को नहीं देख पाते कि क्या हम वो चीज़ एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं। इसमें मैं ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गेट better at it with each and every song that I record. लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि when we are trying too hard, तब
9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा होता है कि हम गाने का जो इमोशन है वो मिस कर जाते हैं। इसलिए रिकॉर्डिंग के पहले भले ही पूरे मन से आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रियाज कीजिए, लेकिन जब रिकॉर्डिंग की बारी आती है देन डोंट बी सो ऑब्सेस्ड विथ हिटिंग द राइट नोट कि भाई अगली लाइन में एक वो सुर आने वाला है जो मुझसे लगता नहीं है। तो अगर वो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी देयर इज नो वे कि हम वो इमोशन अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। कितनी ही बार आप ऐसे सॉन्ग सुनोगे कि जिसमें भले ही सिंगर कंप्लीटली इन ट्यून गा रहा हो लेकिन कुछ मिसिंग लगेगा उस गाने में, वो गाना आपको छुएगा ही नहीं। सो वेदर वी लाइक इट और नॉट, एटलीस्ट सुर जो हैं उन्हें करेक्ट करने के लिए भले कुछ सॉफ्टवेयर्स आ गए हों, लेकिन इमोशंस गाने में ऐड करने के लिए अभी तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है। तो उसके लिए तो हमें काम करना ही पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि हमें पता होगा कि क्या इमोशन है, कौन से वर्ड्स पे ज़्यादा वजन देना है, कहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कि आप वो चीज़ एग्जीक्यूट ही ना कर पाओ। छोटी छोटी चीज़ें आपके परफॉर्मेंस पे असर डाल सकती हैं, जैसे कि रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी देर तक अगर हेडफोन लगा के रखो तो वो कान गर्म हो जाते हैं, पसीना आने लगता है। सो दोज लिटिल थिंग्स एक्चुअली डू मैटर अ लॉट। घर के बाहर से आने वाला नॉइज़, कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है बाहर, कुत्ता भौंक रहा है, गाड़ी जा रही है, हॉर्न बज रहे हैं, बाहर के रूम में टीवी की आवाज़ आ रही है, इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने जोन में बने रहें। पूरा मन लगा के आप गा रहे हो, बीच में किसी का फ़ोन आ जाए, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल ऑलवेज हैपन। तो मेक श्योर कि आपका जो रिकॉर्डिंग का एनवायरनमेंट है वो आपने ऑप्टिमाइज किया हुआ है बेस्ट रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए। डिज़ाइन इट इन अ वे कि आपको मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस हो एंड ट्राई टू गेट एटलीस्ट 1 or 2% बेटर विथ ईच एंड एवरी रिकॉर्डिंग दैट यू डू। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस पाइल अप होके आगे जाके आपको बहुत ही अच्छा रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बनाएंगे और जो फ़र्क नज़र आएगा आपके फाइनल आउटपुट में। सो डोंट इग्नोर दीज थिंग्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक और अपडेट दे दूँ, इस माइक्रोफोन के रिव्यू पे काम चल रहा है। दिस इज़ द ल्यूइट LCT 440 प्योर। जिस दिन इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाला था तब से लेके अभी तक काफ़ी मैसेजेस आ चुके हैं कि इसका रिव्यू कब आ रहा है। एक्चुअली आई वांटेड टू रिकॉर्ड कि कोई गाना मैं इस पे रिकॉर्ड करूं सो दैट आप लोग सुन पाओ कि वोकल्स कैसे रिकॉर्ड होते हैं इस पे। इसका कंप्लीट रिव्यू तो अगले हफ्ते आएगा, लेकिन दिस इज़ ऑलरेडी इन द लिस्ट ऑफ माई रिकमेंडेशंस इन माई फेवरेट कैटेगरी, द मिड बजट सेगमेंट। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डू चेक इट आउट। होम स्टूडियो रिकमेंडेशन से रिलेटेड मैंने कंप्लीट सीरीज भी स्टार्ट की हुई है, दैट इज कॉल्ड गियर टॉक विद दर्शित, तो वो भी जरूर देखिए। और अगर चाहें तो मेरे ओरिजिनल सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, सभी की लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम मी। बी गुड, डू गुड, सेरेंडिपिटी विल फॉलो।